हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरवैया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें एक नया वीडियो है। और हर बार की तरह इसमें भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को। और इस बार हमने टॉपिक चूज किया हुआ है कास्ट सेंसस, जो अभी टॉक ऑफ द टाउन है। बहुत डिस्कशन सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर के द्वारा जो अभी डिसीजन लिया गया है, उसके बाद ये बहुत ही मुद्दा चर्चा में है। तो हम इसी के ऊपर कुछ एमसीक्यू लेके आए। 10 9 10 एमसीक्यू कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो एक ही बात को बहुत डिटेल में और बार बार रिपीट करने के बाद ये पूरा जो कास्ट सेंसस वाला पूरा जो मैटर है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए रहा। ये देखिए, वो अनाउंस दैट अपकमिंग नेशनल सेंसस विल इंक्लूड कास्ट एनुमरेशन। मतलब अभी जो का सेंसस होने वाला है, अभी जो सेंसस होने वाला है उसमें कास्ट को भी काउंट किया जाएगा, उसको भी गिना जाएगा। तो ये ऐसा अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली किसने किया? ऑप्शन हमारा है अमित शाह, ए ऑप्शन है। बी है, बी ऑप्शन है हमारा अश्विनी वैष्णव। सी ऑप्शन है नितिन गडकरी। डी ऑप्शन है राजनाथ सिंह। तो अपनी हर बार की तरह जैसे मैं आपको बोलता हूँ, अपनी 10 20 सेकंड लीजिए और कोई भी एक अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ, चलो। आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आता है बी। अश्विनी वैष्णव जो है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पॉलिटिकल कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर जो डिसीजन लिया है कि फोर्थ कमिंग फोर्थ अपकमिंग ईयर, जो अभी आने वाले साल में या तो 2025 में 26 में जो अभी, क्योंकि ये मैं 2 साल 25 26 इसलिए बोला क्योंकि ये डिसाइड नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है कि 25 में होगा सेंसस या तो 26 में होगा। ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है। कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ऐसी कोई बात डिटेल में नहीं बताया गया। सिर्फ इतना बताया गया है कि सेंसस जो आने वाले सेंसस जो होगा वो हम उसमें का सेंसस जातियों को भी गिना जाएगा। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताएं वो है अश्विनी वैष्णव। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब अश्विनी वैष्णव के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। पहली बात, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं। पहली बात। सेकेंड बात, रेलवे मिनिस्ट्री भी यही संभाल रहे हैं। नितिन गडकरी जो है वो राज्यसभा के मेंबर हैं और ओडिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। ओडिशा का कैपिटल भुवनेश्वर है। और राज्यसभा, वो आर्टिकल 18 में राज्यसभा के बारे में बताया गया। टोटल 245 मेंबर हैं और इसमें से 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और आर्ट्स में जो एक्सपर्ट है, लिटरेचर में जो एक्सपर्ट है, सोशल सर्विस में जो एक्सपर्ट है, या तो साइंस में जो एक्सपर्ट है, इस तरह के 4 क्राइटेरिया के हिसाब से 12 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। अब बचते हैं 233 लोग। उसमें से 229 जो है वो लोग से स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और 4 जो बचे हुए लोग हैं वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब अमित शाह ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन याद रखना, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और अमित शाह जी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। अमित शाह जी जो है वो हमारे होम मिनिस्टर हैं, इंडिया के होम मिनिस्टर हैं। और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ लोकसभा हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारा है नितिन गडकरी जी। और नितिन गडकरी जी के बारे में तो आपको ऑब्वियस बात है, आपको पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में होते हैं। तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी जी। और नितिन गडकरी जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है नागपुर, महाराष्ट्र से। और राजनाथ सिंह जी, यहाँ पे डी ऑप्शन है हमारा। राजनाथ सिंह जी है वो डिफेंस मिनिस्टर है और वो गाजियाबाद से, गाजियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ लोकसभा है। और गाजियाबाद के बारे में बताऊँ तो मैं, ये एक सर्वे के हिसाब से बताया जाता है कि दुनिया का सेकंड सिटी है जो सबसे फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है वर्ल्ड में। इंडिया की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड की बात हो रही। गाजियाबाद के बारे में और बातें बताऊँ तो गाजियाबाद गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है गाजियाबाद को। और गाजियाबाद जो है वो एनसीआर का भी पार्ट है, नेशनल कैपिटल रीजन, इसका भी पार्ट है गाजियाबाद। ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इन विच ईयर was the last Indian census conducted that collected detailed data on the all caste beyond the scheduled caste or scheduled tribe? तो लास्ट कौन सा ऐसा डेटा है, लास्ट ऐसा कौन से साल में ऐसा डेटा कलेक्ट किया गया था, सेंसस की गई थी, जिसमें कास्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया था, सब कास्ट कास्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया था। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है उसका उसका गिनती जो है वो हर साल होती है, मतलब हर बार, हर साल नहीं, हर 10 साल के बाद जो पूरा कैलकुलेशन होता है, काउंटिंग होती है, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन बाकी सारी जातियों की गिनती नहीं की जाती। तो ऐसा कौन सा साल है जो पहली बार बहुत डिटेल में जातियों के बारे में गिनती की गई थी? तो 1931 और 1941, 1951, 2011। आप अपनी 10 सेकंड लीजिए और आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके चलो। अब इसका करेक्ट आंसर है वो है 1931, जिसमें ये पहली बार बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया था कास्ट के बारे में, कास्ट की गिनती की गई थी 1931। अब 1931, अब कास्ट की जब गिनती आई तो आपको एक और भी बात याद रखनी, 1881 में भी कास्ट सेंसस हुआ था, और ये ओरिजिन है कि मतलब ये सेंसस करने की, मतलब जो ये जनगणना करने की शुरुआत 1881 में की गई थी पहली बार ब्रिटिशरों के द्वारा इंडिया में। तो अब हम पहले 1881 का देख लेते हैं कि 1881 में जो कैलकुलेशन किया गया था उसके बारे में देख लेते हैं। पहले देखिए, अब यहाँ पे ये हुआ था ब्रिटिशरों के टाइम में, तो यहाँ पे सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया वो थे WC प्लोडन, ये सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। इसके अंडर पूरा ये सेंसस, पूरी जनगणना करवाई गई थी। अब उसके बारे में उसके जो आउटकम है, मतलब क्या जनगणना में क्या आउटकम निकले, तो वो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहली बात, टोटल 25.38 करोड़ पॉपुलेशन थी पूरे इंडिया में, ये कैलकुलेशन बताए 1881 का जो सेंसस हुआ था उसमें बताती। दूसरी बात ये बताती है कि 90.9 जो % पॉपुलेशन वो विलेज में रहती थी, ये उस सर्वे का डेटा है। तीसरी बात मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे कास्ट को गिना गया था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं था। यहाँ पे देखिए कास्ट, ये जो क्वेश्चन हमारा है वो कहता है कि कास्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया था, वो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है। 1881, 1931 डिटेल अगर कास्ट सेंसस के बारे में पूछा जाए तो 1931 है, लेकिन अगर ये इससे पहले जब पहली बार जब सेंसस की ये जनगणना हुई थी उसमें भी कास्ट को गिना था, लेकिन डिटेल में नहीं गिना गया था। मतलब ब्राह्मण के बारे में और राजपूत के बारे में, कुछ डोमिनेटिंग जो कास्ट थी उसके बारे में कुछ कैलकुलेशन ये अवेलेबल है, बाकी डिटेल में सारी कास्ट के बारे में कैलकुलेशन नहीं किया गया। इसलिए हम ये अगर जब भी पूछा जाए कि डिटेल में कास्ट सेंसस जब हुआ था वो कौन सा साल है, तो 1931 आता है, 1881 नहीं आता। 1881 में कास्ट को काउंट किया गया था, लेकिन डिटेल में नहीं किया गया था। हाँ, ओके चलो आगे। अब देख लेते हैं, ये 1881 वाला मामला क्लियर है। अब आगे मैं आपको ये 1931 वाला आपको बता देता हूँ कि उसमें जो काउंट, जो सेंसस को किया गया था और जनगणना की गई थी, उसके डेटा क्या कहते हैं हमें। देखिए, अब 1931 वाला देख लेते हैं। 1931 में सेंसस हुआ था, और जो सेंसस हुआ था उसमें ये JH हुटन, ए सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ए थे, जिसके अंडर पूरा सेंसस करवाया गया था। इसमें कास्ट के बारे में डिटेल में पूरा डिटेल में डेटा कलेक्ट किया गया था। अब कुछ बातें जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि पहले तो पहली बात है कि कितने पॉपुलेशन थी इंडिया की ये 1931 के जो सेंसस के हिसाब से, 35 करोड़ 33 लैक्स 78,000। ये पूरी जो इतनी पॉपुलेशन इंडिया में 1931 में थी, ये पहला डेटा है 1931 का। दूसरा डेटा मैं आपको बताता हूँ। टोटल इसमें से 52% लोग जो है वो OBC से बिलोंग करते हैं। उसके बेस पे फिर BP सिंह की जो गवर्नमेंट थी उसमें डिसीजन लिया गया कि OBC को 27% जो है वो रिजर्वेशन मिला जाए।
और उसके बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कैप लगा दी थी 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। 50% जनरल भी, मतलब अनरिजर्व किसी भी क्षेत्र में 50% सीट अनरिजर्व रखनी है और 50% सीट रिजर्व हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये जो कैप लगाया था, रिस्ट्रिक्शन लगाया था, ये इसके बाद ही आया था। तो 52% ओबीसी का जो ये पूरा डिटेल वो बताया गया था, वो 1931 के डेटा के हिसाब से बताया गया था। और उस टाइम पे लिटरेसी रेट अगर मैं आपको बताऊं, लिटरेसी रेट उस टाइम पे इंडिया में 8% लिटरेसी रेट था। और कौन सी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा जो पढ़ी लिखी मतलब लिटरेट थी, वो उसमें आते थे ब्राह्मण, कायस्थ, पारसी, क्रिश्चियन। ये कुछ कम्युनिटी जो थी वो सबसे ज़्यादा लिटरेट थी, एजुकेटेड थी। और कौन सा ये क्षेत्र है, कौन सा इंडिया का एरिया जहाँ पे लोग ज़्यादा लिटरेट थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे? आज की जैसे त्रावणकोर, त्रावणकोर मतलब आज का केरला, तो वहाँ पे लिटरेसी रेट जैसे आज भी ज़्यादा है, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था लिटरेसी रेट। एक और डेटा 1931 में दिया गया है कि अर्बनाइजेशन, मतलब सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट जो करते थे, मतलब अर्बन एरिया में काम करने के लिए वो जाते थे, वो सिलेक्ट करते थे बॉम्बे और कलकत्ता। बॉम्बे और कलकत्ता में जाते थे लोग। हाँ, ये 1931 का दोस्तों डेटा है। और इसको हम 2-3 बार और देख लेंगे तो आपके दिमाग में पूरी बात बैठ जाएगी। अब एक और यहाँ पे बात, अब सेंसस की बात हो ही रही है तो मैं आपको एक और डेटा भी यहाँ पे बता दूँ तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये 2011 का जो कैलकुलेशन हुआ उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, पहली बात यहाँ पे 2011 का जो अभी लास्ट हुआ है, लेटेस्ट, इस मतलब कि जो लास्ट हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें कुछ तरह का डिटेल मेंशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो पहली बात, हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद का जो डेटा आता है तो हम पहले उसमें नंबर बताते हैं कितने लोग हैं। 1 अरब 21 करोड़ और 85 लैक्स 4977, ये पूरा नंबर है इंडिया का। 2011 में इतनी पॉपुलेशन थी। और उस टाइम पे जो कमिश्नर थे, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, सी चंद्रमौली, चंद्रमौली याद रखना, सी चंद्रमौली, ये सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी। सेकंड इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि इसमें टोटल कैलकुलेशन करने में मतलब जितने ऑफिसर एंगेज थे वो थे 27 लैक्स। इतने ऑफिसर, इतने जो कर्मचारी ने मिलकर ये पूरा डेटा कलेक्ट किया था। थर्ड इन्फॉर्मेशन, सेक्स रेशियो अगर मैं बताऊं तो 943 पर 1000 मेल के सामने फीमेल 943 थी। और फोर्थ, लिटरेसी रेट जो उस टाइम पे था वो इंडिया का 74.04% लिटरेसी रेट था। और एक और डेंसिटी के बारे में मैं बताऊं तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 82 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरी इंडिया की डेंसिटी एवरेज बताया गया। डन। ओके, चलो आगे देखते हैं। हमारा ऑप्शन 1931 करेक्ट है। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है 2011 में जो सेंसस किया गया था उसमें। ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है, इट वाज इंटीग्रेटेड इनटू द मेन 2011 पॉपुलेशन सेंसस। मतलब जो कास्ट का सेंसस, मतलब कास्ट जनगणना, जाति जनगणना जो की गई थी वो जो पॉपुलेशन को काउंट किया गया था उसके साथ ही किया गया था। मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं किया गया था। स्टेटमेंट फर्स्ट है कह रहा है। स्टेटमेंट टू बी क्या कह रहा है, इट वाज कंडक्टेड सेपरेटली आफ्टर द मेन 2011 सेंसस, मतलब जो पहले जनगणना की गई फिर जाति की जनगणना की गई। ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज डिटेल कास्ट डाटा वर फुल्ली पब्लिश इन 2016, मतलब ये कास्ट का डाटा जो पूरी तरह जित डेटा पब्लिक में ये अवेलेबल करवाया गया 2016 में। थर्ड ऑप्शन, इट सर्वेड ओनली अर्बन हाउस होल्ड, मतलब ये सर्वे किया गया सिर्फ अर्बन एरिया में, सिटी वाले एरिया में ही सर्वे किया गया। ये पूरे इंडिया विलेज और सारी चीज़ों को कवर नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
कि मैं जो पॉपुलेशन काउंटिंग के बाद फिर से कास्ट को सेपरेट अलग से काउंट किया गया था ये 2011 में, तो ये हमारा करेक्ट है। इंटीग्रेटेड चार्ट में नहीं था और डिटेल पब्लिश नहीं 2016 पब्लिश नहीं की, सिर्फ इतना ही पब्लिश किया कि जो मैंने कल अब इससे पहले जो मैंने आपको डेटा बताया ये 2011 वाला जो डेटा आपको बताया इतना ही पब्लिश किया गया। बाकी कास्ट के बारे में सर्वे किया गया था लेकिन बताया नहीं गया था, सेंसस किया गया था लेकिन बताया नहीं गया था। क्यों? क्योंकि इसमें माना जाता था कि बहुत कन्फ्यूजन से भरा हुआ डेटा है और कंप्रेहेंशन पूरा डिटेल में डेटा नहीं है, इस तरह की कुछ बातों की वजह से उसको पब्लिश नहीं किया गया था। और ये बात भी गलत है, अर्बन और विलेज को नहीं काउंट किया गया, अर्बन एरिया को भी काउंट किया गया था, विलेज एरिया में रहने वाले लोगों को भी काउंट किया गया था। अब यहाँ पे फिर से हमें पूछा गया 2011 के बारे में। जब भी 2011 के बारे में पूछा जाए तो हमें कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आगे कुछ बताया आपको कि ये 1,21,85,00,000 और 4,977 इतनी पॉपुलेशन बताई गई थी, ये बात याद रखनी। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि टोटल काम करने वाले लोग 27 ऑफिसर इन 27 लाख ऑफिसर ने मिलकर, कर्मचारियों ने मिलकर इस डेटा को कलेक्ट किया था। एक और बात मैंने बताई थी, सेक्स रेशियो 943 सेक्स रेशियो था। फोर्थ बात मैंने आपको बताई थी, लिटरेसी रेट 74.04% लिटरेसी रेट था। और डेंसिटी मैंने आपको बताई थी 382 स्क्वायर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये मैंने आपको डेटा बताया था, ये आपको याद रखना है। अब इससे पहले भी एक और डेटा हमने डिस्कस किया था 2011 से पहले 1931 का डेटा हमें पता होना चाहिए। 1931 के डेटा में कौन सी बातें मैंने आपको बताई थी आगे, यही तरीका है कि हम एक ही बात को बार बार रिवाइज करके याद रखेंगे कि मैंने डेटा आपको पहली ये 35 करोड़ 33,78,000 ये डेटा मैंने आपको बताया था कि 1931 में जो पॉपुलेशन काउंटिंग की गई उसमें इतनी करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की थी। दूसरा मैंने डेटा बताया था कि JH हुटन, ये जॉन हेनरी हुडन, ये सेंसस कमीशनर ऑफ इंडिया थे। फिर ओबीसी की 52% जातियों थी, इतने ये डेटा अवेलेबल है कि ओबीसी जो लोग हैं वो 52% टोटल पॉपुलेशन का इंडिया में। और लिटरेसी रेट 8% बताया था। और सबसे हाईएस्ट लिटरेट जो लोग थे वो ब्राह्मण थे, कायस्थ थे, पारसी थे और क्रिश्चियन थे। ये भी मैंने आपको 1931 के डेटा में बताया था। फिर कौन सा सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा था? बॉम्बे में और कलकत्ता में लोग ज़्यादा मूव कर रहे थे विलेज से। दूसरा एक बात मैंने आपको बताई थी, त्रावणकोर मतलब आज का जो केरला है वहाँ पे ज़्यादा लोग लिटरेट थे। एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया था, जो अभी अभी मुझे रिसेंटली याद आई है, वो है कि कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा लोग बोले जाते थे। अब हम शुरू करें हिंदी और बंगाली, फिर तमिल बोली जाती थी, तेलुगु बोली जाती थी, फिर गुजराती ज़्यादा बोली जाती थी, मराठी ज़्यादा बोली जाती थी, उर्दू ज़्यादा बोली जाती थी। ये लैंग्वेज ज़्यादा उस टाइम पे लोग यूज़ करते थे। और फिर 1881 के डेटा में आ जाओ, ये भी मैंने आपको बताया था। पहली बात आपको बताई थी कि ये जो है डिटेल में डेटा कलेक्शन नहीं करता था, सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत जैसी कुछ डोमिनेटिंग जो कास्ट थी उस टाइम पे उसको डेटा कलेक्ट करता था। और ये पहली बार किया गया हुआ इन ब्रिटिशरों के द्वारा, पहली बार डेटा कलेक्ट किया गया था। WC प्लूडन जो है, प्लूडन ये वो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया उस टाइम पे थे। ज़्यादातर लोग 90.09% लोग जो है वो विलेज में रहते थे। ये बातें मैंने आपको बताई थी। ओके चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंडियन गवर्नमेंट पोजीशन ऑन द कास्ट एनुमरेशन इन द सेंसस। मतलब 2021 मिड 2021 में इंडियन गवर्नमेंट जो है उसका क्या स्टैंड था कास्ट सेंसस को लेकर, उसने क्या अपना व्यू बताया था उस पर। तो उस ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि टू इंक्लूड अ फुल कास्ट सेंसस इन द नेक्स्ट डिकेडल सेंसस। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कह रहा था हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही थी कि बहुत डिटेल में हम डेटा को डिस्कस करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि टू काउंट द कास्ट ओनली इन द स्टेट दैट रिक्वेस्ट इट। तो मतलब उसी स्टेट में कास्ट को काउंट करेंगे जो रिक्वेस्ट करती है इसको ऐसा करने के लिए। तीसरी बात है कि टू एक्सक्लूड द कास्ट काउंट एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो मतलब
ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा काउंटिंग नहीं करेंगे। टू एक्सक्लूड द कास्ट काउंट एक्सेप्ट द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को काउंट करेंगे, बाकी सब जाति अब तक जो हो रहा है वैसा ही करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। टू डेलीगेट द कास्ट एनुमरेशन टू पंचायत, मतलब ये पंचायत को हम ये काम दे देंगे जाति जनगणना का। ओके, तो इसमें से जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब तक ये कह रही थी, उसका स्टैंड 2021 में जब पार्लियामेंट में बताया, ये अमित शाह जी ने जब उसका जवाब दिया था तब ये बताया था कि कास्ट की गिनती करना अभी हमारा कोई उसका ऐसा कोई आइडिया नहीं है, ना हमारे ऐसी कुछ प्लानिंग है। एकदम रिजेक्ट भी नहीं किया था ये, होम मिनिस्टर द्वारा और प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये बोला गया था कि हम कास्ट सेंसस के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना तो कोई ऐसा आइडिया है कि हम कास्ट सेंसस करने वाले हैं। ये 2021 में इस तरह का ये बात बोली गई थी। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। अंडर हुज गवर्नमेंट कोएलिशन वाज द बिहार कास्ट सर्वे ऑफ 2023 कंडक्टेड, मतलब किसकी गवर्नमेंट थी, किसके साथ ये कोएलिशन की गवर्नमेंट में, कौन सी गवर्नमेंट कोएलिशन में 2023 का जो कास्ट सर्वे वहां पे बिहार में करवाया गया। ऑप्शन ए है हमारा जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, बीजेपी कोalition गवर्नमेंट, जनता दल और नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर ये सर्वे करवाया है। नीतीश कुमार गवर्नमेंट अलाइड विद द आरजेडी एंड कांग्रेस, मतलब नीतीश कुमार की जब गवर्नमेंट ये 2023 में जब वो आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी और कांग्रेस के साथ जब अलाइड में मतलब कोएलिशन में थे तब ये सर्वे करवाया गया था। फिर बीजेपी जब बीजेपी लेड स्टेट गवर्नमेंट मतलब पूरी तरीके से जब बीजेपी रूल कर रही थी तब ये हुआ, बीजेपी पूरी तरीके से रूल ये बिहार में ऐसा अकेला रूल नहीं किया है, तो ये बीजेपी जब अकेले रूल कर रही थी तब ये सर्वे कंडक्ट करवाया गया। और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एट अ सेंटर, तो मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो अभी बीजेपी का जो पूरा ग्रुप है वो सर्वे उसके टाइम पे ये सर्वे हुआ था, तो इसमें से ABCD 4 ऑप्शन में अपना आप टाइम लीजिए, 10 सेकंड लीजिए और कोई भी एक आंसर टिक करने की कोशिश करें। ओके चलो, हाँ इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है बी, बी हमारा करेक्ट आंसर है। जब ये इलेक्शन जीतने के बाद आरजेडी और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ जब नीतीश कुमार ने गवर्नमेंट बनाई थी तब ये 2023 का सर्वे कंडक्ट करवाया गया था। आप एक बात यहाँ पे नोट कीजिएगा, जब भी कास्ट स्टेट में कोई किसी भी तरह का सर्वे हो तब उसके सामने लगता है किसी भी तरह का काउंटिंग हो तब वहां पे लिखा जाता है सर्वे, ना कि सेंसस, याद रखिए, क्योंकि ये सेंसस एक्ट 1948, सेंसस एक्ट 1948, उसमें उसके तहत ये लिखा हुआ है, इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ओनली द सेंटर पावर, सेंटर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अ पावर टू कंडक्ट द सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर। तो मतलब ये जाति जनगणना और जनगणना ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करवा सकती है, बाकी स्टेट नहीं करवा सकता। ये एक्ट में लिखा हुआ है, सेंसस एक्ट 1948 में ये बात लिखी हुई है कि सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि कैलकुलेशन करना, बाकी कोई नहीं कर सकता। अब फिर क्या हुआ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है कि कौन से लोग जिसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है, किसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, कौन से लोग पीछे रह गए, कौन से लोग जो है बैकवर्ड रह गए, उसको अगर स्पेशल प्रोविजन उसके लिए बनाने हैं तो उसके लिए डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेटा नहीं है तो ये नहीं हो सकता। इसलिए ये डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि आप जो भी ये कैलकुलेशन जो भी करेंगे वो सेंसस वर्ड नहीं यूज कर सकते, आप क्या यूज कर सकते हैं, सर्वे यूज कर सकते हैं। सर्वे वर्ड सिर्फ शब्दों का खेल है दोस्तों। सेंसस जो है वो कहीं पर भी आपको, कहीं पर भी बिहार के किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि 2023 में सेंसस करवाया गया, नहीं, जाति जनगणना नहीं होती, ये सिर्फ सर्वे किया जाता है कि पॉलिसी अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी है तो उसमें काम आए, इसलिए ये सर्वे होता है। डन, ओके।
हाँ, और ये जो ये आप नाम से ही आपको पता लग जाएगा, जब बिहार ने ये सर्वे करवाया था तब उसमें था कास्ट इकोनॉमिक एनुमरेशन, कास्ट एंड इकोनॉमिक कास्ट इकोनॉमिक एनुमरेशन 2023। ये 2023 में ये इस तरह का नाम था पूरा का पूरा। और एक और जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, ये तेलंगाना में जब सर्वे हुआ, तेलंगाना में जो रिसेंटली सर्वे हुआ उसमें भी क्या नाम था आप देखिए, सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकल कास्ट सर्वे। ये इतना बड़ा नाम था, आप सेंसस कहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि ये स्टेट के पास राइट ही नहीं है कि आप ये सेंसस का ये जाति जनगणना करवा सके। आप स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ सर्वे कर सकती, ये नहीं कर सकती। तो ये यहाँ तक हुआ और हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके चलो, 6 हमारा क्वेश्चन है, विच बॉडी रिकमेंडेड दैट डेटा ऑन पॉपुलेशन ऑन अदर बैकवर्ड क्लास बी कलेक्टेड इन 2021 सेंसस। कौन सी नीचे में से 4 हमें ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है। ये पहला है लो कमीशन, दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, प्लानिंग कमीशन। इसमें से 4 जो बॉडी, उसमें से किसने ये रिकमेंडेशन दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जब भी सेंसस करें, 2021 का जब भी सेंसस हो, कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, यही सेंसस जब आगे जाके किसी भी साल में हो तो ये आप उसमें ओबीसी की भी गणना करें, ये किसने रिकमेंडेशन दिया था, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो आप अपना दोस्तों 10 सेकंड लीजिए और जवाब देने की कोशिश करें, तो आप जरूर मिलेगा आपको। इसमें सीधी सी बात है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कई बार ऐसा नहीं भी होता है, कोई भी आंसर आ सकता है, लो कमीशन भी रिकमेंडेशन दे सकता है, ये रिकमेंडेशन आ सकती है, ऐसा जरूरी नहीं मतलब आपने ये ऊपर बैकवर्ड क्लास की बात है और नीचे भी बैकवर्ड क्लास लिखा है, ऐसा हर बार नहीं होता। कंफ्यूजन करने के लिए कई बार ऐसे ऑप्शन रखते भी, लेकिन अभी हमारा फिलहाल हमारा आंसर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने हमें ये रिकमेंडेशन दिया हुआ था कि जाति जनगणना जब भी हो उसमें ओबीसी को भी गिना जाए। डन। ओके, अब जाति जनगणना के बारे में जब भी आए कुछ बातें दिमाग में रखनी, वो कौन सी बातें हैं कि 1881 का सर्वे के बारे में आपको पता होना चाहिए, और 1931 के सर्वे के बारे में पता होना चाहिए, 2011 के सर्वे के बारे में पता होना चाहिए। तो फटाफट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 1881 का डेटा क्या कहता है? पहली बात, 1881 का डेटा कहता है कि ये पहली ओरिजिन है। किसका ओरिजिन है? कास्ट, मतलब ये सेंसस जनगणना पहली बार, इससे पहले भी आगे हुई है, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम के बाद ये सेंसस, ये गणना इंडिया में शुरू होने का एक दौर माना जाता है। ये 1881 ओरिजिन, यहाँ से जनगणना की शुरुआत मानी जाती है जनरली, और यहाँ पे जात कास्ट सेंसस भी किया गया था, लेकिन मेन बात यहाँ पे ब्राह्मण और राजपूत जैसी कुछ कुछ जातियों को यहाँ पे गिना गया था। ये थर्ड हमारा सर्वे कहता है कि 90.9% पॉपुलेशन विलेज में रहती थी। फोर्थ बात हमें बताई गई है कि ये फर्स्ट सिंक्रोन ये फर्स्ट, मुझे मैं अगर बराबर याद कर पा रहा हूँ तो सिंक्रोनस सेंसस है। सिंक्रोनस सेंसस का मतलब दोस्तों होता है कि एक ही साथ एक ही टाइम पे हर एक इंडिया के हर एक पार्ट में सेंसस साथ में शुरू करना और साथ में ही खत्म करना। ऐसे नहीं कि गुजरात का सर्वे हो गया फिर बिहार का शुरू किया, ऐसा नहीं, एक ही साथ पूरे इंडिया में सर्वे, ये काउंटिंग शुरू करना। ये और ज़्यादातर इसमें ये मेन फोकस की बात जो यहाँ पे थी वो पॉपुलेशन की साइज, मतलब पॉपुलेशन कितनी है वो गिनना, फिर रिलीजन को काउंट करना, फिर लोगों के ऑक्यूपेशन को ये उसका सर्वे करना, बस ये बातें थी। अब फटाफट मैं आपको बता देता हूँ 1931 का, ये भी याद रखना दोस्तों, दिमाग में से निकालना नहीं है बिल्कुल। 1931 का सर्वे जब भी आए तो आपको कुछ बातें याद रखनी है, वो बातें जो है पहली बात यहाँ पे मैं बताना भूल गया, कौन है? WC प्लूडन, ये आपको याद रखना है, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया उस टाइम के हुआ करते थे, ब्रिटिश इंडिया। और पहली बात यहाँ पे JH हुटन जो है, जॉन हेनरी हुटन, इसका नाम याद रखना है, जो ये सेंसस कमिश्नर थे उस टाइम के। और पहला सर्वे जो, पहली बात इसमें डिटेल
जो दी गई है वो 52% ओबीसी कम्युनिटी है। सेकंड जो है वो बात बता रहे हैं कि लिटरेसी रेट कितना है, 8% लिटरेसी रेट है। उसमें कौन सी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा लिटरेट उसमें बताई गई है, कायस्थ को बताया गया, ब्राह्मण को बताया गया, पारसी को बताया गया और क्रिश्चियन को सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बताए गए। और कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा था, ये कौन से एरिया कौन से एरिया जहाँ पे ज़्यादा लोग माइग्रेट कर रहे थे और वहाँ पे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था, शहरीकरण ज़्यादा बढ़ रहा था, वो बॉम्बे है और कलकत्ता है। फिफ्थ बात है जो मैं आपको बता, अगर हम ये प्रॉपर याद कर पा रहे हैं तो पॉपुलेशन मैंने बताई थी 35,33,78,000 की पॉपुलेशन हमें बताई गई थी। यहाँ पे मैं पॉपुलेशन बताना आपको भूल गया हूँ। ये 25.38 ये करोड़ की पॉपुलेशन उस टाइम पे ये बताई गई थी। हाँ, और सबसे ज़्यादा लिटरेट कौन सा एरिया था, त्रावणकोर था, और त्रावणकोर आज केरला है। केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। और तिरुवनंतपुरम से जो तिरुवनंतपुरम वो कॉन्स्टिट्यूंसी है शशि थरूर जी की। हाँ, शशि थरूर जी की। 2011 का डेटा भी हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। बाद में इस क्वेश्चन में आगे जाते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने पॉपुलेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, इतना लंबा डेटा आपको कोई नहीं पूछेगा। 1 अरब 21 करोड़ 85 लाख 4,977, ये आपको इतना लंबा डेटा कोई नहीं पूछने वाला है। आपको 121 करोड़ भी बता दोगे तब भी ये चलेगा। और 27 लाख ऑफिसर इसमें पूरी गिनती करने में, इतने सारे कर्मचारी उसमें लगे हुए थे। सेक्स रेशियो मैंने आपको 943 बताया पर 1000 मेल, ये भी मैंने आपको बताया। और लिटरेसी रेट 74.04 ये लिटरेसी रेट था उस टाइम का। और डेंसिटी मैंने बताई ये 182 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। डन, ओके चलो। तो कुछ बातें और भी हमें यहाँ पे और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम यहाँ पे दिए हुए। तो पहले हम शुरू करते हैं लॉ कमीशन। करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें भूलना मत, ये हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन हम डिटेल में डिस्कशन शुरू करते हैं लॉ कमीशन से। लॉ कमीशन जो है दोस्तों ये बनाया गया था 1834 में। अब 1834 में बनाया गया था, ये 18 ये 33 में 1833 में काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1833। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1833 ये आया था। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, ये भी आपको याद रखना है। विलियम बेंटिक बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए, सती सिस्टम को बैन करवाया था 1829 में। इसके लिए भी विलियम बेंटिक को राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इसको सती सिस्टम के ऊपर बैन इम्पोज करवाया था। ये एक इसके लिए विलियम बेंटिक जाने जाते हैं। अभी जो है दोस्तों ये लॉ कमीशन जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसके अंदर आते हैं। और अभी जो इसके चेयरमैन जो है लॉ कमीशन के वो है दिनेश महेश्वरी, ये भी याद रखना, दिनेश महेश्वरी इसके चेयरमैन है। और हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। तो ये एक एक्ट आया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। उसमें ये स्टेचुटरी बॉडी का स्टेटस मिला हुआ था। फिर 102nd ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाएगी। और कौन से आर्टिकल में ऐड किया, आर्टिकल 338 ए, सॉरी 330 बी में ऐड किया, 338 बी सबसेक्शन बी, इसमें ये ऐड किया हुआ है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अभी। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
वीरेंद्र कुमार खटिक, याद रखना वीरेंद्र कुमार खटिक, ये अभी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, नेशनल कमीशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये 12 अक्टूबर 1993 में ये उसको बनाया गया था, स्टेच्यूटरी बॉडी एक पास करके बनाया गया था, नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में एक पास करके स्टेच्यूटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टेच्यूटरी बॉडी। और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, कौन है, अमित शाह। ओके, अब नीचे जो है एक और ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है वो है प्लानिंग कमीशन। 1950 में बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को, और पहले चेयरमैन थे जवाहरलाल, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो उसके चेयरमैन बन जाते हैं, तो पहले जो चेयरमैन है वो जवाहरलाल नेहरू पहले चेयरमैन बने थे प्लानिंग कमीशन के। और प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया नीति आयोग, जब बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में जब जीत के आई पहली बार गवर्नमेंट में 2014, और इसका जो नाम चेंज किया गया वो 1 जनवरी 2015 को नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया, और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, पूरा चेंज करने के लिए इसको बनाया गया। अभी चेयरमैन कौन है, ये प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इसके चेयरमैन है, और अभी सीईओ बदलते रहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बदलते रहते हैं, तो वो है BVR सुब्रमण्यम, याद रखना, BVR सुब्रमण्यम, ये इसके चेयरमैन है, सीईओ है, सॉरी, चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ रिसेंट स्टेट लेवल कास्ट सर्वे, मतलब मेन पर्पस क्या है इस स्टेट में इस कास्ट का सर्वे करवाने का। अब पहला ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कर्नाटका और ये इसमें करवाया गया तेलंगाना में वैसे, तो ऑप्शन टू क्रिएट न्यू कास्ट लिस्ट, मतलब नया कास्ट लिस्ट प्रिपेयर करना, ये हमारा एम है, या सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs फॉर क्वाटा विद इन क्वाटा, कोटा विद इन कोटा इम्प्लीमेंटेशन। सी ऑप्शन है टू रिप्लेस द नेशनल सेंसस ड्यू टू डिले टू मेजर द अर्बन रूरल कास्ट माइग्रेशन, मतलब नया लिस्ट बनाना, या तो ओबीसी के कोटा के अंदर कोटा देना इसलिए, और टू रिप्लेस द नेशनल सेंसस ड्यू टू द डिले, मतलब ये नेशनल सेंसस अभी हो नहीं रहा है, 2021 में होने वाला था लेकिन 2025 चल रहा है, हो नहीं रहा है, उसको डिले हो रहा है, उसको रिप्लेस करने के लिए बनाया जाता है, या तो मेजर करने के लिए कितना माइग्रेशन हो रहा है, अर्बन रूरल कास्ट माइग्रेशन कितना हो रहा है, कौन सी कास्ट विलेज में रह रही है, कौन सी माइग्रेट कर रही है, डेटा के लिए इसलिए सर्वे किया जा रहा है, नहीं, इसलिए इस सर्वे को नहीं किया जा रहा है। सर्वे करने का रीजन जो है ये है कि ओबीसी की गिनती की जाए, और 1931 के डेटा के हिसाब से मैंने आपको बताया 52% ओबीसी जो है वो इंडिया में रहते हैं, और 1931 ये देखिए आप कितना डेटा जो है हमारे पास उसके अनअवेलेबल है, क्योंकि मैंने आपको 1931 का जो डेटा बताया तो उसमें मैंने आपको पॉपुलेशन बताई थी 35 करोड़ 33,78,000, ये डेटा हमारे पास, उसका 52% ओबीसी है। अब की जो 2021 का जो कैलकुलेशन वो कह रहा है कि 1,21,81,977 4,977 जो है, इतना पॉपुलेशन हो गया। अब इसका अब देखिए तो कितना नंबर भी बढ़ गया और बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए होंगे, ये कास्ट में ओबीसी की पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ गई होगी, और उसको 27% ही रिजर्वेशन मिल रहा है, या ज़्यादा मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए, या रिजर्वेशन हट जाने, पूरी जो ये आर्ग्यूमेंट चलती है वो डेटा अवेलेबल नहीं है, और बिना डेटा के आर्ग्यूमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो ये मेन जो बात ये सर्वे करवाया जाता है वो ओबीसी का कोटा विद इन कोटा, मतलब ओबीसी के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, बहुत हजारों जातियां ओबीसी के अंदर आती है, क्योंकि अब 52% पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो अगर ओबीसी है तो उसमें बहुत सब कैटेगराइजेशन, बहुत सब कास्ट उसके अंदर आती है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो जिस कास्ट को बेनिफिट नहीं मिला है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले, इसके लिए ये जो कोटा विद इन कोटा
तो उसके जो सबसे बैकवर्ड रहे ओबीसी में भी जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड रह गए उसको ये बेनिफिट मिले, इसलिए ये सर्वे करवाया जाता है। और मैंने अभी बताया आपको कि बिहार के अंदर भी 2023 में जब नीतीश कुमार की जेडीयू और जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने 3 पार्टी के जब कोएलिशन में गवर्नमेंट चल रही थी तब ये सर्वे करवाया गया था। और बिहार का कुछ सर्वे मैं आपको डेटा जो जैसे मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे उसमें ओबीसी की जो पॉइंट में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मोटा मोटा जो मुझे नंबर याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। 63% पॉपुलेशन ओबीसी की थी और शेड्यूल कास्ट 90% ये शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है और शेड्यूल ट्राइब 1% के अराउंड शेड्यूल ट्राइब है। और 4th नंबर जो है वो जनरल कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी 50% के अराउंड ये। तो इसके हिसाब से फिर ओबीसी को जो बेनिफिशरीज जो है उसको बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना। तो ये डेटा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्या कह रहे हैं। हाउ डज द आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट द यूज ऑफ द 2025 सेंसस डेटा। मतलब 2025 में सेंसस होता है तो वो क्या अफेक्ट करता है आर्टिकल, हाउ डज द आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट द यूज ऑफ द 2025 सेंसस डेटा। मतलब उसके डेटा जो कलेक्ट सेंसस होता है 2025 में और उसके यूज करने में ये आर्टिकल 82 क्या इफेक्ट उसकी डालता है। तो पहला, इट मैंडेट द इमीडिएट डिलिमिटेशन ऑफ द सीट आफ्टर द एनी सेंसस। ये बताता है कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन किया जाए इमीडिएटली। इट प्रोविजो फ्रीज द रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट अंटिल आफ्टर द फर्स्ट सेंसस पोस्ट 2026। मतलब ये प्रोविजन इसमें ये किया गया है कि रीएडजस्टमेंट नहीं करना है। कब तक नहीं करना है कि 2026 का जो उसके बाद का जो पहला सर्वे हो तब तक रीएडजस्टमेंट नहीं करना है। रीएडजस्टमेंट किसका रीएडजस्टमेंट, अभी जो लोकसभा में कितनी सीट है 543 सीट है, ये 2 सीट जो है एंग्लो इंडियन की उसको हटा दिया गया एक अमेंडमेंट करके। तो इतनी सीट है। अब पॉपुलेशन के हिसाब से ये सीट जो है जो डिलिमिटेशन हुआ था 2011 के हिसाब से ये सीट है। अब ये उसकी पॉपुलेशन भी मैंने बताई आपको 21 करोड़, सीधा सीधा बहुत डिटेल में नहीं लिखना है हर बार। तो 21 करोड़ ये इतनी पॉपुलेशन है। अब आप देखिए कि 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो गई है। तो ये ज़्यादा लोगों का नंबर भी ज़्यादा हो गया और यहाँ पे रिप्रेजेंट, तो अगर ये इसमें नंबर नहीं बढ़ाए जाते 543 में से नंबर नहीं बढ़ाए जाते कैलकुलेशन करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए आप ये बहुत सारे लोग जो है मतलब 90 करोड़ लोग ऐसे जिसका रिप्रेजेंटेटिव अभी नहीं है। और नहीं है अगर ये अगर बहुत एग्जेजरेट हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए ये डिलिमिटेशन मतलब जो डिलिमिटेशन कमीशन जो रीएडजस्ट करता है कि सीट कितनी इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई तो अब रिप्रेजेंटेटिव का नंबर इतने बढ़ने चाहिए, 543 में से लोकसभा में इतने मेंबर बढ़ने चाहिए, इस पॉपुलेशन के हिसाब से इतने मेंबर, जो कैलकुलेशन होता है वो डिलिमिटेशन कमीशन करता है। तो अभी ये 2025 में अगर सेंसस हुआ तो ये 82 आर्टिकल जो उसको क्या इफेक्ट करता है, ये हमारा मेन मुद्दा है। इट्स रिक्वायर्ड पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर द एनी सेंसस। तो मतलब कोई भी सेंसस करवाने से पहले आर्टिकल 82 ये कह रहा है कि उसको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी चाहिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना चाहिए। इट रिजर्व हाफ ऑफ पार्लियामेंट्री सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। मतलब ये कह रहा है कि हाफ ऑफ द सीट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रखनी है रिजर्व। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, आप अपना टाइम लीजिए और 10 सेकंड 20 सेकंड लीजिए और इसका जवाब देने की कोशिश करें, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। हाँ चलो दोस्तों, इसका क्या आंसर है ये देख लेते हैं हम। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों बी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि आर्टिकल 82 में एक अमेंडमेंट करके ये मेंशन किया गया है, उसमें ऐड किया गया है प्रोविजन। वो प्रोविजन कौन सा है कि रीएडजस्टमेंट नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, 2026 के बाद पहला जो होगा, मतलब अगर 2000
2021 में होने वाला था, तो 2026 के बाद पहला होगा 2031। तो मतलब 2026 के बाद पहला जो सेंसस होगा उसके डेटा आएंगे, तब तक कोई आपको रीएडजस्टमेंट नहीं करना है सीट का। मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने 2021 में नॉर्मल रहता और कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं होती और नॉर्मल हमने सेंसस करवा भी लिया होता, तब भी इसका जो डेटा था उसके हिसाब से हमें सीट चेंज नहीं करनी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसमें एक अरेंजमेंट का पूरा एक बहुत ये लंबा दौर चलता, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ती, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चेंज ना करना पड़े और एक सिस्टम फ्लोलेस चलती रहे, इसलिए हमने ये पूरा एक रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था पार्लियामेंट में, कि पार्लियामेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था कि 2026 तक किसी भी तरह का कोई, उसके बाद 2026 तक ही नहीं, उसके बाद जब पहला सर्वे हो वो जब भी हो, और 2031 को ही मान के हम चलते हैं कि वो उसमें ये होने वाला था, क्योंकि जब ये अमेंडमेंट किया गया था, चेंजेस किया गया था, तब उसको 2031 को ही माना गया होगा। तब तो हमें पता नहीं था कोरोना जैसी कुछ चीज़ आएगी और 2021 में नहीं होगा और 2026 तक हम पहुंच जाएंगे, ये हमने आइडिया तो बिल्कुल किसी को नहीं होता है। तो अब ये 2020 ये आर्टिकल 82 में जो है ये मेंशन किया हुआ है कि हमने ये फिक्स कर दिया, फ्रीज कर दिया है नंबर को, कौन से नंबर को, 543 नंबर को हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इतना फिक्स कर दिया। और कब तक नहीं करेंगे, 2026 के बाद पहला सर्वे हो तब तक कोई नहीं करेंगे। तो मतलब 2026 के बाद आप कोई भी सर्वे करें, मतलब आप 27 में करे, 26 में करे, 27 करे, 28 में, 29, 30, 31 कभी भी आप सर्वे करें, तो आप उसका डेटा जो है वो उसके हिसाब से सीट रीअरेंजमेंट कर सकते। मतलब आप देखिए, तो 2025 में अगर सेंसस किया गया जाति, ये मतलब जनगणना की गई, जाति जनगणना आप अलग रखिए मुद्दा, अभी सिर्फ जनगणना की गई, तब भी ये उसको इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 82 उसमें इफेक्ट करता है, उसमें वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। उसमें ही लिखा हुआ है कि 26 के बाद पहला सर्वे होगा, उसी के बाद डिलिमिटेशन हो सकता है, मतलब सीट को रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ 2025 में सेंसस होने ही नहीं वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट, ये एक तरीका है, अगर आपको 2025 में ही आपको सेंसस करवा लेना है तो आप इसमें अमेंडमेंट करके अगर बात ऐड की जा सकती है तो अमेंडमेंट करके उस बात को हटाया भी जा सकता है। तो आप 82 में अमेंडमेंट करें और ये जो फ्रीज किया हुआ है 2026 तक उसको हटा दें, पार्लियामेंट उसको हटा सकती है, उसको अब हटा देगी तो ये 2025 का सर्वे कर सकते हैं और सेंसस कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं, डिलिमिटेशन किया जा सकता है। तो ये इसका पूरा आंसर है। चलो, बी आंसर हमारा करेक्ट है। 9, विच एंटिटी इज लीगली एम्पावर्ड टू कंडक्ट द कास्ट सेंसस इन इंडिया। हमने इससे पहले भी डिस्कस कर लिया है, कास्ट सेंसस जो है वो कौन कर सकता है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट, ओनली यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट बोथ जॉइंटली, एनी ग्राम पंचायत विद द सेंट्रल अप्रूवल, कोई भी ग्राम पंचायत सेंट्रल से अप्रूवल लेने के बाद ये कर सकते नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट जैसे बिहार ने किया था तब भी वहाँ पे वर्ड मेंशन किया गया था सर्वे, जब तेलंगाना ने किया तब भी ये वर्ड मेंशन किया गया कि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो किया गया था उसमें भी वर्ड सर्वे किया गया था। सेंसस कभी भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बिहार तेलंगाना जो किया उसमें सर्वे वर्ड यूज़ किया, क्यों किया जाता है, क्योंकि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये पावर दिया गया था। ये बिहार के जब सेंसस शुरू हुआ तब ये केस गया भी था, एक ये PL सुप्रीम कोर्ट में गई भी थी, सॉरी पटना हाई कोर्ट में गई थी, पटना हाई कोर्ट, वहाँ पे ये PL यहाँ पे दाखिल की गई थी इसके अगेंस्ट, कि सर्वे ये ये बिहार में जो सर्वे चल रहा था उसके अगेंस्ट 2023 में, लेकिन ये पटना हाई कोर्ट ने अलाउ किया था कि आप सर्वे कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास रहा, सेंसस नहीं कर सकते, लेकिन सर्वे पॉलिसी के पर्पस को पूरा करने के लिए ये सर्वे तो किया ही जा सकता है। तो दोस्तों लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहे, मैं आशा करता हूँ कि आपको लास्ट एंड तक आपके साथ हमारे साथ बने रहे, तो आपको बहुत ही इसमें आपने एंजॉय किया होगा, आपने कुछ नॉलेज गेन किया होगा। आगे भी मैं ऐसे कुछ जो है नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच वेरी मच।